आपने कहा कि 403 की तैयारी चल रही है, अब तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई और 403 की तैयारी की आपने बात करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया हुआ है कि जिस तरीके से एमआईएम काम करती है उसी तरीके से इमरान मसूद काम कर रहे हैं। देखिए शाही जी, पहली बात मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा शो आयोजन किया है यहाँ लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा आप कर रहे हैं, भगवान राम के मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं और तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। हमने जो कहा कि 403 विधानसभा की हमारी संगठन सृजन के माध्यम से तैयारी चल रही है। जब हम 403 विधानसभाओं में मजबूत रहेंगे तब जो है सामने वाले समाजवादी पार्टी जो हमसे गठबंधन हो चल रहा है और जो चीज़ें आगे आएंगी तब उनको हम ताकत दे पाएंगे। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हम ताकत कहाँ दे पाएंगे उनको? हम ताकत तभी दे पाएंगे जब 403, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 403 विधानसभाओं में हम तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में 24 के चुनाव में 17 सीट पे हम लड़े और वो 43 सीट पूरी चीज़ें 37 सीट वो जीत कर आए, 17 सीट हम जीत कर 6 सीट हम जीते 17 में से। और आप देख सकते हैं ताकत थी तभी तो एक दूसरे के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर कहीं भी आप देख लीजिएगा, कोई जिला हो, एक एक लोग तन मन धन से कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़े। और आप देख सकते हैं कि परिणाम उत्तर प्रदेश ने ही मोदी के रथ को, जो दिल्ली में उनका रथ चल रहा था, उस रथ को रोकने का काम उत्तर प्रदेश के हमारे जनता ने किया, उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों ने किया। लेकिन वो तो इसीलिए हो पाया क्योंकि आप दोनों साथ में लड़े। उसके पहले जो बयानबाजी हुई 2024 के पहले तो नहीं हुई थी। विधानसभा आने के बाद क्या होता है? मैं एक बात और कहना चाहूँ, अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में, वहां पर अखिलेश यादव वहां पर जाकर कह रहे थे कि आखिर तक बातचीत नहीं की जाती, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। 19 में हुआ था। दोनों बड़े दल समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जिनका बहुत बड़ा आधार बताया जाता है, कितनी सीटें आई? दोनों लोग मिले 19 में, अब कितनी सीटें आई थी आपके सामने है। आप देख लीजिए 2024 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी, आप देख सकते हैं सीटों का ग्राफ जबरदस्त तरीके से गया। तो आपका कहना है कि इसके पहले भी इतना ग्राफ कभी नहीं था समाजवादी पार्टी का। तो आपका कहना है कि आपके साथ आने की वजह से उनका ग्राफ बढ़ा समाजवादी पार्टी? आपके सामने है, मैं प्रमाण के तौर पे बोल रहा हूं कि 2019 में अब बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका ग्राफ चुनाव लड़े, 2024 में हमारे साथ लड़े, आपके सामने परिणाम है। मैं तो परिणाम की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। एक ग्राफ मेरे पास भी है, आपने ग्राफ बताया, ठीक है, और जो रियलिटी है 2019 में साथ में लड़े, जब वो जो सीटें जो जीता है वो सबने देखा हुआ। एक ग्राफ मेरे पास भी है, आपने 2017 में साथ में चुनाव लड़ा, आपको मिली 7 सीटें विधानसभा के भीतर। 2022 में लड़ सकती हूं पर चुनाव लड़ा, आपका वोट प्रतिशत 2.33% और 2 सीटें आपको मिल पाई। ये आपका भी तो ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि आपका ग्राफ कुछ अलग है। देखिए ऐसा है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदली, वही चीज आप देख सकते हैं कि 2000 जो आपने कहा 2.3, आप देख सकते हैं कि वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली, अमेठी, बनारस की भी चर्चा कर लीजिए। मोदी जी 7 राउंड चुनाव हारे कि नहीं हारे? डंके की चोट पर हराया उनको। सूरत से जब काउंटिंग चली तो मोदी जी चुनाव हार रहे थे। उसके बाद आप बताइए, 1 बजे के बाद 12:30 1 बजे के बाद पूरे चुनाव आयोग ने अपने अधिकृत वेबसाइट को लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि कौन आगे गया कौन पीछे गया। 4 बजे मोदी जी डिक्लेयर होते हैं कि मोदी जी चुनाव 1,52,000 से जीत गए। अरे उसके बीच का आंकड़ा कहां गया भैया? कौन आगे था कौन पीछे था? जरा आगे थे कि मोदी जी पीछे थे, क्यों छिपाया गया? तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बनारस उसका उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि अश्वमेध का घोड़ा है वो कभी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रुकेगा नहीं, और बनारस की जनता ने उनको हराया। और फिर आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय है पूरी। आपने बात सही कही कि राजनीतिक परिस्थिति बदलती रहती है। जो 2017 में हुआ वो शायद आज नहीं होगा, जो 2022 में हुआ वो शायद आज नहीं होगा। राजनीतिक परिस्थिति बदलती होती है। 2024 में हुआ वो भी आज होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। स्थिति हमेशा बदलती रहती है। आज हम जब एनडीए को देख रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी है, उनके साथ में छोटे छोटे दल भी उन्होंने अपने साथ में लेके रखे हुए हैं। फिर वो निषाद हैं या राजभर हैं या जो राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ में खड़ा है, अनुप्रिया पटेल उनके साथ में खड़ी है, और अभी चिराग पासवान भी यहाँ पर आने वाले हैं।
भारतीय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कौन खड़ा है? ना चंद्रशेखर आजाद दिख रहे हैं, बीएसपी के मायावती सुप्रीमो को मिलने के लिए गौतम जी गए थे, आपको तो मिली भी नहीं वो। कैसे करेंगे आप ये सब चीज? क्योंकि आखिरकार गठबंधन की भी राजनीति की बात होनी चाहिए। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की बात आपने कहा कि उनके साथ कई दल हैं, कई लोग हैं, चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी? चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी? इनके लोग शामिल हैं उसमें। भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया, चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे योगी जी? अनिल मिश्रा कब जाएंगे? निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे? गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी? गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी? ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि ये चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है। जो माताएं बहनें अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती हैं, उस आंचल का पैसा इन्होंने छीन लिया। इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे? बिल्कुल कैसे दोगे आप? ये गठबंधन से नहीं होगा। आपको जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई किया। अजय राज, चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी पर मुझे बात करनी है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा के तौर पर वो उभर रहा है, और अभी अभी पहले जो सेशन हुआ उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया थी। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपको जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स अलग तरीके से होता है। चढ़ावा चोरी पर हम बात करेंगे, आप पॉलिटिकल अलायंसेस कैसे बनाएंगे? मैंने इसीलिए स्पेसिफिक सवाल पूछा। आप गए थे मायावती को मिलने के लिए, आपसे नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ में है नहीं है किसी को पता नहीं है। जो अलायंसेस आपको बनाने हैं, आज आपकी अलायंस किस तरीके से होगी वो भी अभी तक क्लियरली किसी को पता नहीं, वो आप कैसे बनाएंगे? एकदम क्लियर मैनेजमेंट कैसी होगी? एकदम क्लियर है। आपके माथे पे जो साहिल जी पसीना है वो बयान कर रहा है कि आप तनाव में हैं, लेकिन पसीना तो उनके माथे पर भी है। नहीं, हमारे थोड़ा उधर नजर डालिएगा, उनके माथे पर भी पसीना है। जब से राहुल गांधी जी ने, अजय राय जी के माथे पर जब से राहुल गांधी जी ने जब से राहुल गांधी जी ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत करके इस देश के संविधान व लोकतंत्र को बचाने की कसम खाई है, पूरे देश में जनता इतनी मजबूती के साथ जुड़नी शुरू हुई है, तो ये पसीना आप ही को नहीं, ये पसीना उन सब दलों को आ रहा है जो संविधान के खिलाफ हैं। रही बात कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, जो लोग इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं, जो लोग इस बात को मानते हैं कि कभी मुगलों को भी ये गुमान था कि उनकी सत्ता कभी अंत नहीं होगी, इसी प्रकार का गुमान कभी अंग्रेजों को था कि अंग्रेजों की सत्ता कभी खत्म नहीं होगी, इसी प्रकार की गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को हो गई है, मोदी जी को भी और योगी जी को भी, कि इनकी इस तानाशाह सत्ता का कभी अंत नहीं होगा। बेशक इन्होंने सिस्टम को कब्जा लिया हो, आप स्पेसिफिक बेशक इन्होंने इस देश के न्यायाधीशों को क्या दबाव में लिया हो। क्या मायावती को गठबंधन में लिया जाएगा? क्या आपकी तरफ से कोशिश होगी? देखिए, क्या चंद्रशेखर आजाद मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, आपकी तरफ से कोशिश? आपके इस सवाल पे मेरा एकदम स्पष्ट उत्तर है। ठीक, जो भी दल इस देश के संविधान में लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, वो उन सबका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। कोशिश होगी क्या आपके तरफ से? कोई, मैंने इसलिए स्पेसिफिक हमने ओपन आपको उदाहरण, आप गए थे मायावती के घर पे, आप मिलने के लिए गए थे, नहीं मिली आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी को बात नहीं अच्छी लगी। देखिए, बहन मायावती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मजबूत फॉलोवर हैं, और मैं भी उन्हीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मजबूत फॉलोवर हूं। हम भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और उनको भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया और मुझे भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया। मायावती जी के पिताजी, जब मैं उनके घर जाता था, बिना खाना खाए मुझे आने नहीं देते थे और कहते थे ये पैसा मेरी पेंशन का है। ठीक। उनके भाई सिद्धार्थ, वो मेरे घर आते रहे, मैं जाता रहा हूँ। जो बसपा के बड़े बड़े नेता मेरे घर आते, वो कहते थे कि तुम बहन जी कम से कम मिशन किए कि हालचाल तो पूछ लिया करो, आप लखनऊ जाते हो, आपके सामने एकदम घर है, तो आप इतने अपने आप को थोड़ा उनको इज्जत दो, कम से कम जय भीम ही कर लो। तो मैं अपने कार्यालय में, हमारी मीटिंग थी जहाँ हमें जो मूर्ति का अनावरण करना था वीरा पासी जी का, उस मूर्ति के अनावरण की तैयारी की मीटिंग थी, वहाँ से निकले, सामने बहन जी का बंगला था, तो मुझे याद आया कि फिर बीएसपी वाले लोग मेरे पुराने साथी से पूछेंगे कि तुमने बहन जी का हालचाल क्यों नहीं जाना, तो मैं हालचाल जानने गया। उनके स्टाफ ने बड़े अच्छे से व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि बहन जी को हम संदेशा दे देंगे, आपका नंबर हमारे पास है,
जब बहन जी कहेंगे आपको बुला लेंगे। अभी तो तक संदेश अगर आया? अपने, मैं ये कहता हूँ किसी भी पार्टी में नेता हो, संदेश हमारे आया? समाज के जो नेता, क्या हमें उनकी रेस्पेक्ट नहीं करनी जाना चाहिए? चाहिए। तो हम रेस्पेक्ट करते हैं। राजनीति में इसमें इसको respect इसको इतना मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है?